हेलो, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए प्रीवियस हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, उसका जो टॉपिक है हिस्टोरिकल कॉजेशन, ऐतिहासिक कारणवाद या इतिहास में कारण, इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इतिहास में कार्य कारण संबंध या इतिहास में कारण की अवधारणा, इन सब की क्या उपयोगिता है, इसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले अरस्तु ने कार्य कारण संबंध में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की थी और उन्होंने कहा था कि कारणों के अभाव में किसी भी घटना का अथवा कार्य का होना संभव नहीं है। इसी तरह से इतिहास के जनक हेरोडोटस को भी कार्य कारण संबंध का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने अपनी ऐतिहासिक कृति के आरंभ में भी लिखा है कि उसके इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य ग्रीक तथा बर्बर जाति के कार्यों को सुरक्षित रखना और पारस्परिक युद्धों के कारणों को बताना है। इसी तरह से इस बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास में कारण एक घटना अथवा क्रिया होती है और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों के बिगड़ते हुए संबंध की व्याख्या करते समय इतिहासकार के समक्ष अनेक कारण आते हैं। अतः स्पष्ट है कि घटना के पीछे एक नहीं अनेक कारण क्रियाशील रहते हैं और प्रत्येक कारण परिस्थिति विशेष की उपज होती है। कॉलिंगवुड ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और कहा है कि इतिहासकार परिस्थिति जन्य कारणों की व्याख्या में अपने सिद्धांत तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विशेष प्रभावित होता है। इतिहासकार का पूर्वाग्रही विचार ही प्राय व्याख्या प्रदान होता है। कारण सिद्धांत की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। विलियम जेम्स के अनुसार इतिहासकार निष्कर्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कारण तथा परिणाम की खोज करता है। उद्देश्य तथा निष्कर्ष प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा इतिहासकारों को उन कारणों की खोज के लिए बाध्य करती है जो किसी घटना अथवा कार्य के मूल में होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि इतिहास में अतीत और मानवीय कार्यों का अध्ययन होता है तो निश्चित रूप से इतिहासकार का ये पुनीत कर्तव्य है कि वह कारणों की व्याख्या में बाह्य तथा अभ्यंतर पक्षों को ध्यान से देखें, क्योंकि मनुष्य का कार्य बाह्य और अभ्यंतर प्रभावों का ही परिणाम होता है। सम्राट अकबर की राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति के कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकार अपने को अकबर की परिस्थिति में रखकर उसी के रूप में समस्याओं पर विचार करता है। परिस्थितियाँ बाह्य होती है, अकबर की भावनाओं की अनुभूति कारण का अभ्यंतर पक्ष होता है। यहाँ कारण और परिस्थिति में अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। मैडरबाम के अनुसार किसी घटना के प्रमुख कारण को कारण कहते हैं तथा घटना से संबंधित छोटे छोटे कारणों को परिस्थिति कहते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। जब ब्यूरी ने 1903 में इतिहास को विज्ञान के समकक्ष स्वीकार किया तो उसका उद्देश्य था कि कारणों की व्याख्या में मतैक्य होगा, परंतु कारणों की व्याख्या में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं होने से इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप पर आघात पहुंचा। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकारों के समक्ष अनेक कारण दिखाई देते हैं, जैसे जर्मन सम्राट केजर विलियम का व्यक्तित्व। इसी तरह से शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा, उग्र राष्ट्रवाद का उदय,
जिसने तुर्की साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के अस्तित्व को संकट में डाल दिया था। यही नहीं, यूरोपीय शक्ति संतुलन को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। आधुनिक इतिहासकारों में मतैक्यता का अभाव प्राय इतिहास के विद्यार्थियों को संदिग्धावस्था में डाल देता है। ऐसी परिस्थिति में इतिहास का विद्यार्थी कारणों की व्याख्या एक सामान्य मार्ग ढूंढकर समन्वित दृष्टि से न्यायोचित कारणों को बताता है। इतिहासकारों की कारण व्याख्या पर उनकी जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, व्यक्तिगत दृष्टिकोण आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं, कॉलिंगवुड ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि इतिहासकार परिस्थिति जन्य कारणों की व्याख्या में अपने सिद्धांत तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विशेष प्रभावित होता है। इन सबसे स्पष्ट हो जाता है कि कारण के अनुसार ही परिणाम होते हैं। अत्यधिक शीत का कारण हिमपात तथा वर्षा का कारण मानसून होता है। प्राकृतिक कारणों का संबंध निश्चित तथा पारस्परिक होता है। कार्य कारण के संबंध में मैडलबाम की उक्ति भी तर्कसंगत प्रस्तुत होती है। उन्होंने कहा था कि जो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है अथवा वस्तु में परिवर्तन करता है उसे कारण कहते हैं। उसके प्रभाव से परिवर्तित स्वरूप को प्रभाव कहते हैं। तो संपूर्ण ऐतिहासिक अतीत के अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य घटनाओं की क्रमबद्धता का विश्लेषण करना है। यदि इतिहास अतीत में मानवीय कार्यों का अध्ययन है तो निश्चित रूप से इतिहासकार का ये पुनीत कर्तव्य है कि वह कारणों की व्याख्या में बाह्य तथा अभ्यंतर पक्षों पर ध्यान दें, क्योंकि मनुष्य का कार्य तथा बाह्य अभ्यंतर प्रभावों का ही परिणाम होता है। यहाँ हम इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि कार्य कारण संबंध की उत्पत्ति क्या है या कारण की उत्पत्ति क्या है। तो कारण शब्द की उत्पत्ति मूलतः लैटिन शब्द CAUSA कोसा से हुई है, जिसका तात्पर्य दो घटनाओं के मध्य संबंध से है। कारण उन महत्वपूर्ण पहलुओं का एक भाग है जो ये सिद्ध करता है कि अमुक ऐतिहासिक घटना क्यों घटित हुई। तो घटना का कारण साधारण अथवा जटिल कुछ भी हो सकता है। साधारण कारण को सरलतापूर्वक तथा जटिल कारण को जानने के लिए पूछताछ और धैर्य की आवश्यकता होती है। घटना का कारण तात्कालिक अथवा गुप्त दो प्रकार का होता है। दोनों ही कारण घटना के घटित होने में अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं और एक दूसरे से संलग्न होते हैं। जैसे भारत में 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण मेरठ की घटना थी, जबकि उसके पीछे छिपे कारणों में अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति नीतियाँ थीं। घटनाओं की श्रृंखला में तात्कालिक कारण मुख्य कारण बन जाता है और उन्हें चरम उत्कर्ष के लिए प्रेरित करता है। ये सत्य है कि तात्कालिक कारण पर अधिक बल दिया जाता है और इतिहासकार का इस ओर विशेष ध्यान रहता है। तात्कालिक कारण से तो लगभग सभी सहमत होते हैं, किंतु छिपे हुए कारणों में सहमत सभी नहीं होते हैं, परंतु तात्कालिक कारण का अध्ययन मात्र घटना के प्रमुख कारण को जानने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। इतिहासकारों को घटनाओं के छिपे हुए कारणों की खोज करनी पड़ती है और इसके लिए उन्हें अत्यंत दूर के कारण इतिहास में किसी विशेष स्थिति को स्थापित करते हैं और संपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति को संभव बनाते हैं। जैसे पेरिस की संधि द्वितीय महायुद्ध का कारण थी। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु किसी कार्य का फल होता है। तो कारण की अवधारणा के संबंध में भी इतिहासकारों में हमें मतभेद मिलते हैं, किंतु उसके महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने ढंग से अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कॉलिंगवुड की मान्यता है कि कारण की अवधारणाओं को सभी विद्वानों ने 18वीं शताब्दी में व्यक्त किया। इसी प्रकार रेनियर का भी मत है कि किसी भी घटना के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। इसी प्रकार ईएचकार का भी मानना है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता प्रदान करना
और कारण व परिणाम के परस्पर संबंध को क्रमानुसार वर्णित करना ही इतिहास है। कॉलिंगवुड का भी मानना था कि इतिहास अतीत के मानवीय कार्यों का अध्ययन है, परंतु इससे सब विद्वान सहमत नहीं हैं, क्योंकि अनेक घटनाओं में मानवीय क्रियाओं के स्थान पर प्राकृतिक कारण भी प्रधान होते हैं। मोहम्मद तुगलक की कर वृद्धि की योजना की असफलता में अकाल की भूमिका भी एक कारण रही है। इसी तरह से शेरशाह द्वारा हुमायूं को पराजित किए जाने में बाढ़ का योगदान रहा। इसी तरह से नेपोलियन की पराजय रूस में जो हुई थी उसका मुख्य कारण भी अत्यधिक सर्दी था। तो कारणों में कहीं न कहीं प्राकृतिक कारण भी प्रधान होते हैं। इतिहास में कार्य कारण का अत्यधिक संबंध है। कारण के अभाव में किसी घटना का होना कदाचित संभव नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने भी इस संदर्भ में अपने मत व्यक्त किए, और परंतु इस तथ्य को सभी ने एक मत से स्वीकार किया है कि किसी भी कार्य में कारणों का होना आवश्यक है। अतः किसी भी घटित घटना के संबंध को स्पष्ट करने के लिए कार्य कारण संबंधों की विवेचना आवश्यक है। इतिहासकार का कारण से तथा तथ्य से अत्यंत निकट का संबंध होता है, और इतिहासकार अपनी व्याख्या के अनुसार कारणों को क्रमबद्धता भी प्रदान करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी तथ्यों में कारणों की चयन प्रक्रिया ही इतिहास है। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहासकारों के अनुसार कारणों की व्याख्या में कल्पना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इस प्रकार क्रोचे और कॉलिंगवुड दोनों का ही मानना है कि कल्पना ऐतिहासिक ज्ञान का मूल स्रोत है। एडवर्ड मेयर ने भी लिखा है कि इतिहास को अपने लेखन में सावधानी पूर्वक घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारणों की व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या का उद्देश्यपरक व मूल्यपरक होना भी आवश्यक है। कारण और परिस्थिति के संबंध में भी मैडलबाम का भी मत है कि घटना उसे कहते हैं जिसके फलस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। उनकी ये भी मान्यता है कि प्रमुख घटना को कारण तथा अन्य को परिस्थिति की संज्ञा दी जाती है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के अतिरिक्त और कारणों का भी योगदान था। इसी प्रकार राष्ट्रसंघ की असफलता में अमेरिका का सदस्य न होने के साथ साथ उसकी विभिन्न दुर्बलताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कारण और परिणाम एक दूसरे के पूरक हैं। कारणों में अंतर होने पर परिणाम में अंतर का होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार अत्यधिक शीत का परिणाम हिमपात होता है, उसी तरह से मानसून का कारण भी अत्यधिक वर्षा होती है। तो कारण एवं अवश्यंभाविता के संबंध में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। भाग्यवादी और धार्मिक अवधारणा में विश्वास करने वाले कुछ इतिहासकार मैडलबाम, विजेरी, एडम स्मिथ, प्रोफेसर कार, हीगल, मार्क्स आदि विद्वानों का मानना है, परंतु 20वीं शताब्दी के लेखकों ने इसकी आलोचना की। उनके अनुसार अवश्यंभावी शब्द के स्थान पर संभावित शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। वस्तुतः घटना के जटिल हो जाने के पश्चात ही अवश्यंभावी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इतिहास का एक उद्देश्य अतीत को भविष्य की धरोहर बनाना भी है। वर्तमान दोनों के मध्य की काल्पनिक विभाजन रेखा कही जा सकती है। इसीलिए हुइजिंगा ने इतिहासकार को सदैव उद्देश्यवादी होने पर उन्होंने बल दिया है। प्रोफेसर कार ने भी इसके समर्थन में लिखा है कि इतिहासकार की आस्थाओं में भविष्य समाहित होता रहता है, और इस प्रकार इतिहासकार कारणों की व्याख्या के समय अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, और उसके द्वारा दी गई व्याख्या में
निहित भविष्य कार्य कारण व्याख्या की सर्वोत्तम परिकल्पना है, जिसके आधार पर इतिहासकार कारणों को क्रमबद्ध करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। कार्य कारण के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कॉजेशन, इसमें प्रत्येक सिद्धांत तर्कसंगत होता है और कुछ सिद्धांतों पर इसमें प्रकाश डालना भी जरूरी है। जैसे दैविक योजना, इस सिद्धांत के समर्थकों का विश्वास है कि इतिहास में भाग्य की भूमिका होती है और इसमें बताते हैं कि समस्त प्राचीन सभ्यताएं, चाहे मिस्र की, बेबीलोनिया की, ग्रीक की, कोई भी हो, इस सिद्धांत में विश्वास है। प्रत्येक धर्म, चाहे वह हिंदू, इस्लाम, ईसाई, चीनी, सभी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इन सब धर्मों के मानने वालों का विश्वास है कि सभी राजा, पादरी, समाज के बुद्धिजीवी कई घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो ईश्वर की इच्छा से ही घटित होती हैं। और इतिहासकार ये मानते भी हैं कि प्रत्येक घटना का कोई कारण होता है और वे अपने ढंग से उस कारण का वर्णन करते हैं। जहाँ वे घटना से संबंधित कोई कारण नहीं ढूंढ पाते हैं तो उसे ईश्वरीय घटना मान लेते हैं। दूसरा है बुद्धिवादी सिद्धांत। 17वीं 18वीं शताब्दी में लोगों में जागृति जब आने लगी थी और इस काल में समाज में बुद्धिवाद का उत्थान हुआ था, अनेक विद्वानों, इतिहासकारों, चिंतकों ने घटनाओं के घटित होने में दैविक योजना का बहिष्कार किया। उन्होंने मानव के विकास में ईश्वर के संलग्न होने में असहमति प्रकट की। उन्होंने मानव की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और उसकी भूमिका पर विशेष बल दिया। इतिहासकारों ने घटनाओं के वर्णन में बुद्धिवादी तरीके को अपनाना आरंभ किया। लॉक का मत है कि व्यक्तियों में परस्पर प्रेम राष्ट्रीय समाज की प्रभावपादक विशेषता थी और उसकी नागरिक संस्था तर्क एवं उनकी स्वतंत्रता, अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने की इच्छा से प्रेरित थी। फ्रांसीसी दार्शनिकों की भी मान्यता थी कि इतिहास स्थिर ज्ञान की प्राप्ति और तर्क की विजय के माध्यम से मानव मात्र संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सिद्धांत इस बिंदु के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के आरंभ के साथ साथ कारण से संबंधित एक अन्य समस्या को स्वीकार किया गया, वह है राष्ट्रवाद की भावना थी। इसने 19वीं शताब्दी में ठोस आधार ग्रहण कर लिया था। राष्ट्रवाद की भावना के कारण अनेक लड़ाइयाँ और युद्ध हुए ताकि शक्तिशाली राष्ट्र दुर्बल राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निसंदेह अतीत काल में भी राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रवाद की भावना विराजमान थी, जो निरंतर अपनी सीमाओं के विस्तार हेतु संघर्ष किया करते थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय चरित्र और संस्था ने भी ऐतिहासिक घटनाओं के घटित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वैज्ञानिक सिद्धांत रांके ने भी नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में एक नवीन ऐतिहासिक सिद्धांत का उदय माना है और कई इतिहासकारों ने भी इस बात पर बल दिया है कि इतिहास का वर्णन बिना कार्य कारण के भी किया जा सकता है। उनका ये मत है कि इतिहास का सर्वोत्तम दर्शन कदाचित कारण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अपितु घटना और परिणाम पर केंद्रित है। मानव भाव का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये स्वीकार किया गया है कि मनुष्य में मानव भाव प्रमुख रूप से प्रेरित करने वाली शक्ति है। इस सिद्धांत से समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि मानव भाव कई महत्वपूर्ण घटनाओं में प्रभावपादक भूमिका अदा करते हैं। मार्क्स का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे, जिसने ऐतिहासिक घटनाओं के घटित होने की भौतिकवादी व्याख्या को प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांतों ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। वर्तमान में ये सिद्धांत समाज को भी अपने प्रभाव के अंतर्गत ला रहे हैं। इनके अनुसार तथ्य पर बल दिया जाता है
कि वह कर्म जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है वह आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव रखता है। उनकी मान्यता थी कि वर्तमान संघर्ष केवल वर्ग संघर्ष है और शक्तिशाली लोग अन्य सभी वर्गों पर शासन करते हैं क्योंकि उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों पर नियंत्रण होता है। परिस्थितियों के सिद्धांत के बारे में भी इतिहासकार ऑक्सफोर्ड की मान्यता है कि परिस्थितियों की समुचित व्याख्या में ही कारण के स्पष्ट प्रभाव को ढूंढा जा सकता है। अतः कार्य कारण संबंधों का उचित वर्णन जब परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है तब घटना के साथ स्वरूप परिस्थितियां महत्व प्राप्त करती हैं। इतिहास में नियतिवादी अवधारणा ये भी माना जाता है। डिकिंसन का मत है कि नियतिवाद एक विश्वास है, मानव नियति की प्रेरणा से ही कार्य करता है। बाह्य, आंतरिक, अलौकिक शक्तियाँ मानव को कार्य करने हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित और बाध्य करती है। हीगल, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स आदि इतिहास में नियतिवादी अवधारणा के समर्थक रहे हैं और प्रसिद्ध अरब इतिहासकार इब्न खल्दून का भी ये कथन है कि मानव इतिहास के प्रवाह में प्रभावित होकर कार्य करता है। कार्य के संबंध में मनुष्य की न तो स्वतंत्र इच्छा होती है और न ही कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। व्यक्ति और साम्राज्य के संदर्भ में कहा जा सकता है जिस प्रकार व्यक्ति बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था और मृत्यु के चक्र को पूरा करता है, उसी प्रकार साम्राज्य को उत्पत्ति, विकास, चरम उत्कर्ष और पतन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। अतः यदि मानव की नियति जन्म और मृत्यु है तो साम्राज्य का उत्थान और पतन भी होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ मुगल सम्राटों के होने के बाद भी मुगल साम्राज्य पतन की नियति को नहीं रोक सका था। तो नियतिवाद और मानव व्यवहार के संबंध में दो विरोधी विचारधाराओं का वर्णन इतिहास में उपलब्ध है। पहला, मनुष्य का व्यवहार अपरिवर्तनीय है और दूसरा, मनुष्य के व्यवहार परिवर्तनशील हैं और दोनों मतों के समर्थकों ने अपने अपने ढंग से अपनी मान्यता को स्थापित करने का प्रयत्न किया है। पहला मत, जो मानव व्यवहार अपरिवर्तनीय है, इस दृष्टिकोण के समर्थक पॉविक हैं, जिन्होंने उल्लेख किया है कि यदि मनुष्य के व्यवहार में समानता नहीं रहती तो इतिहास का स्वरूप अत्यंत कठिन और दुरूह होता। दूसरा जो मत है, मानव व्यवहार में परिवर्तनशीलता, इसके प्रबल समर्थक कॉलिंगवुड, इन्होंने इस संदर्भ में लिखा है कि मानव व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील रहा है और इस परिवर्तन को रोकना असंभव है। इसके समर्थक इतिहासकारों ने भी माना है कि प्राचीन युग में मानव व्यवहार में पुरुषार्थ, मध्य युग में साधु संत, कलाकारों और साहित्यकारों के स्वभाव में समरूपता और आधुनिक काल में व्यक्तिवादी दृष्टियों को अपनाना मानव व्यवहार की परिवर्तनशीलता का काट्य प्रमाण है। आदिकालीन मानव और उसकी विभिन्न अवस्थाओं की तुलना यदि हम वैज्ञानिक युग के मानव के व्यवहार अवस्था से करें तो दोनों के व्यवहार और स्थिति में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। और इसी मत का समर्थन करते रेनियर ने भी लिखा है, परिवर्तन मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ईजकार का मत है कि मानवीय कार्य नियति के अधीन और कुछ स्वतंत्र होते हैं। नियतिवाद की अवधारणा में विश्वास करने वाले इतिहासकारों के अनुसार बाहरी परिस्थितियों और व्यक्तित्व की बाध्यता के कारण मनुष्य व्यवहार करते हैं और मैडलबाम भी इस बात के समर्थक रहे हैं और नियतिवाद के समर्थक रहे हैं। चूँकि विश्व की घटनाएं नियति के फलस्वरूप घटित होती हैं, अतः ये सर्वमान्य तथ्य है कि घटनाएं तथा मानवीय कार्य व्यापार कारणों के नियतिवादी परिणाम होते हैं।